कि जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक अलग अलग हो सकती है। एक मिनट। हाँ, रीजंस फॉर डिफरेंस इन कैश बुक को मैं अब शॉर्ट में सीबी लिख देता हूं और पासबुक को पीबी लिख देते हैं। अब ये कई सारी पॉइंट डिस्कस होंगे, ठीक है, इनको अपनी कॉपी में भी लिख लेना। जो अभी साथ में बैठे हुए हैं कॉपी लेके वो तो लिख ही ले इसी वक्त, अच्छा रहेगा। नहीं तो जब ये मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भेजूंगा तो उससे देख के आप लिख लेना जैसा बताया जा रहा है। पहला है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not yet collected, but not yet collected। अब इसका मतलब समझो क्या है। मुझे मेरे कस्टमर से चेक मिले, ठीक है, मेरे सभी कस्टमर से चेक मिले, मुझे 6-7 कस्टमरों से चेक मिल गए, तो मैं वो चेक का क्या करता हूँ, वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। जब मैं वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ तो क्या एंट्री होगी, जब मैं चेक बैंक में जमा कर दूंगा तो क्या एंट्री होगी, हाँ ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, मतलब कि बैंक को बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से बैंक भी एंट्री करेगा। लेकिन बैंक उस तारीख को कोई एंट्री नहीं करता है, अगर, क्योंकि बैंक के पास तो पैसा आया ही नहीं, बैंक आपके अकाउंट को नहीं बढ़ाता है। जिस दिन आप चेक बैंक में जमा करके आते हैं, बैंक उसी दिन आपके अकाउंट को नहीं बढ़ाता है। बैंक क्या करता है, उस चेक को उस बैंक के अकाउंट, पर्सन के बैंक के अकाउंट में भेजता है जिसका वो चेक था। फिर वो जब चेक क्लियर हो जाता है तो वो पैसा उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, यानी चेक का पैसा कलेक्ट हो जाता है। लेकिन उसमें 2 से 3 दिन, और अगर वो दूसरे शहर का हो, आउट स्टेशन चेक हो, तो 1 वीक तक भी लग सकते हैं। पहले तो काफ़ी दिन लग जाते थे, आज की डेट में तो 1-2 दिन में पैसा आ जाता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन पहले इसमें 1 वीक भी लग जाता था, 1 से लेकर 2 वीक तक भी लग जाते थे पैसा आने में। तो बैंक जब एक्चुअल पैसा आएगा तभी आपकी पासबुक में एंट्री करेगा। अब आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, आपने मुझे अभी बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मान लो 10,000 के चेक थे, आपने तो अपने बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया। बैंक तो जैसे जैसे चेक क्लियर होते जाएंगे, जिस दिन 2,000 रुपए का चेक क्लियर हो जाएगा उस दिन आपके अकाउंट में ऐड कर देगा, जिस दिन 3,000 का हो जाएगा उस दिन आपके अकाउंट में ऐड कर देगा, जिस दिन 1,000 का हो जाएगा, ऐसे टुकड़ों में आपके अकाउंट में ऐड करेगा। यानी उसी दिन नहीं करेगा कभी भी। इसका मतलब उस दिन कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस रहेगा, सेम नहीं होगा, दोनों का बैलेंस अलग अलग होगा। और क्या फर्क होगा, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज इन कैश बुक इंक्रीज कर दी जाएगी। और क्योंकि ये चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं तो पासबुक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। दूसरा है चेक्स इशूड, इशूड भी कहते हैं इसे, ड्रॉन भी कहते हैं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड या फिर ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू कर दिए हैं, अपने क्लाइंट्स को दे दिए हैं, सप्लायर्स को दे दिए हैं जिनको पेमेंट करनी थी। जब हमने
किसी को चेक इशू कर देते हैं, मान लो हमने क्या कोई भी नाम यूज कर लो, मनोज को हमने चेक दे दिया, तो हम क्या एंट्री करते हैं? हमने मनोज को चेक दे दिया, तो क्या एंट्री होगी? मनोज टू बैंक, मनोज टू बैंक होगी सिद्धार्थ, चेक इन हैंड नहीं होगी। मनोज टू बैंक होगी। चेक इन हैंड वो चेक होता है जो हमें हमारे कस्टमर से मिला होता है। मनोज टू बैंक होगी। तो हमने तो बैंक को क्रेडिट कर दिया कि हमने मनोज को चेक दे दिया, लेकिन क्या मनोज आज ही उस चेक को लेकर बैंक पहुंच गया? अगर वो बैंक नहीं पहुंचा है तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपने एक चेक जो है अपने किसी क्लाइंट को दे दिया है पेमेंट के लिए, और वो पैसे कैसे कम करेगा? वो करेगा ही नहीं कम। वो तो जब चेक मनोज बैंक लेकर पहुंचेगा और पेमेंट होगी तभी बैंक उस चीज की एंट्री करेगा। तो ये वो चेक्स हैं जो हमने इशू करके अपने सप्लायर्स को दे दिए हैं जिनको पेमेंट करनी थी, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, बैंक नहीं पहुंचे। बैंक पहुंचने में 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि 3 महीने तक चेक वैलिड होता है जिस दिन इशू किया जाता है उस डेट से। जो डेट उसमें डली हो, अगले 3 महीने तक कभी भी जाकर आप चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि 3 महीने क्यों लगे भाई, मैं अपने चेक आपसे चेक लेके सीधा बैंक थोड़ा पहुंच जाऊंगा। हो सकता है मैं अपने बैंक में जमा करना चाहता हूँ, मेरा बैंक दूसरे शहर में हो, मैं पहले अपने शहर पहुंचूंगा चेक लेकर, फिर अपने बैंक विजिट करूंगा, वहां पर चेक डिपॉजिट करूंगा। कोई कैश कैरी करना आसान नहीं होता है, तो मैं कैश निकाल के अपने शहर नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो चेक इशू करने में और प्रेजेंट करने में टाइम गैप हो सकता है, होगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। और जब भी टाइम गैप होगा तो कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेगी। क्या फर्क पड़ा होगा? आपने मुझे एंट्री बताई कि कैश बुक में एंट्री हो गई होगी, हमने एंट्री कर दी होगी क्या कहते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट जो भी था, या क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी वजह से कैश बुक डिक्रीज हो जाएगी, या ये कहो कैश बुक डेबिट हो जाएगी, सॉरी क्रेडिट हो जाएगी कैश बुक, यहाँ डेबिट होगी। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी डेबिट क्रेडिट की आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। इंटरेस्ट allowed by the bank, interest allowed by the bank। ऐसा हो सकता है कि बैंक में जो हमारा बैलेंस हो, बैंक उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट दे दे। तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो बैंक ऐसा नहीं है कि हमें इन्फॉर्म करेगा हम आपको इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं, देने जा रहे हैं। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि डेली हमारा बैलेंस चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो वो बैंक अपने सॉफ्टवेयर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, हमें तो ये भी नहीं पता होता हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। ठीक है, जब बैंक हमसे हमें इंटरेस्ट देने लगता है तो कैलकुलेट करके वो क्या करता है, सीधा हमारी आप अपनी बुक्स में एंट्री कर देता है। यानी कौन सी बुक में एंट्री करेगा बैंक, यानी कौन सी बुक में एंट्री होगी इसकी, कैश बुक में या पासबुक में? शॉर्ट में लिख दो सीबीए, हाँ पासबुक में, क्योंकि बैंक एंट्री कर रहा है ना, इसके बारे में तो हमें मालूम ही नहीं। पासबुक में एंट्री होगी इसकी। और हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास वो पासबुक की कॉपी आएगी, जब वो स्टेटमेंट आएगी, तो अरे बैंक ने हमें इतने रुपीस का इंटरेस्ट दे दिया, तब उस इंटरेस्ट को हम अपनी कैश बुक में नोट करेंगे, जबकि वो बिल 2-3 दिन पहले चुका होगा। तो इसकी वजह से पासबुक में एंट्री हो जाती है, पासबुक इंक्रीज हो जाती है, यानी पासबुक क्रेडिट हो जाती है। और कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, कैश बुक में हम इसको देखकर एंट्री करते हैं, इसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही बैंक चार्जेस, बैंक जब हमारे बहुत सारे काम करता है
तो बैंक इन कामों के लिए हमसे पैसे भी लेता है। जैसे बैंक हमारे लिए चेक के पैसे कलेक्ट कर रहा है, चेक्स की पेमेंट्स भी कर रहा है। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो आजकल तो अभी 1 नवंबर से कुछ चार्जेस और बढ़ गए हैं। जैसे बैंक ने कहा है कि अगर आप 3 से ज़्यादा बार जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो अगली बार से उसके चार्ज लगेंगे। ठीक है, अगर आप नॉन वर्किंग डेज में मशीन का यूज करके कैश डिपॉजिट करते हो तो उसके चार्जेस लगेंगे। इनको कहते हैं बैंक चार्जेस। ऐसे बहुत सारे चार्जेस बैंक हमसे लेता है, जिसकी बारे में हमें तब पता चलता है जब हम पासबुक में चेक करते हैं कि अरे बैंक ने कौन कौन से चार्ज काट लिए। हमें एडवांस में नहीं पता चल पाता है। देखो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। कई लोगों को लगता है कि सर क्या बात कर रहे हैं। पहले जो था एसएमएस नहीं आते थे जब ये कॉन्सेप्ट आया था। पहले एसएमएस नहीं थे, पहले मोबाइल ही नहीं थे। पहले तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से पता चल पाता था। आज की डेट में तो बैंक से जैसे ही पैसा कटता है 1 रुपया भी कट जाए मैसेज आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था। तो और बिजनेसमैन के पास तो इतना टाइम भी नहीं है वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए मैसेज देखे, है ना। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एज अ पर्सन नहीं, सैलरीड पर्सन नहीं कि हमें तो 1 रुपया भी कटता है मैसेज आ जाता है। बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक ट्रांजेक्शन के मैसेजेस देखेगा। तो बैंक चार्जेस के बारे में उसे तब पता चलेगा जब वो पासबुक देखेगा। इसकी एंट्री पासबुक में हो जाती है और पासबुक इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है। यानी पासबुक में बैंक चार्जेस की वजह से हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्या एंट्री होगी, मैंने वो विजय नाम दिया था, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस। ये बैंक चार्जेस बैंक के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे और विजय का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा।